और अगर डिस्कनेक्ट होता है क्लास तो जल्दी से रिज्वाइन कर लेना, कई बार ऐसा हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे, सर्कल। और सर्कल में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 10.5 का नंबर 5 तक कवर कर लिया था। तो आज कहाँ से करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन 6 के आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ये वाला क्वेश्चन याद करिए, यहाँ पर हमारा क्या लग रहा था, एक थ्योरम बताया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाह्य कोण गुण। तो यहाँ पर आपने बोला सर अगर ये 130 है तो ये हमारा 110 डिग्री आ गया था, और अगर ये 110 है तो ये भी 110 आ गया था हमारा आंसर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को आप अगर देखना चाहते हो तो वीडियो देख लेना, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये पूरी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ऊपर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 में चक्रीय चतुर्भुज की बात की जा रही है। देखो क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एक पेज पर ले लेते हैं। और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में बोला गया है वो सारी चीजें बनाते चलिए। देखो बोला गया है ABCD का एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए एक हमारे पास सर्किल होना चाहिए, तो मैंने एक सर्किल ले लिया है ना। अब ये सर्किल आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चक्रीय चतुर्भुज बना दे रहा हूँ, बस आगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा। मुझे बस दिख गया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो मैं एक चतुर्भुज बना ही लेता हूँ यहाँ पर, और उसका नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है, और इसका नाम मैंने लिखा ABCD, ABCD। नाम कैसे भी लिख सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ABCD नाम दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर A, B, C और D, ये चारों के चारों ही सर्कल पर है, तो इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, अब जिसके विकर्ण, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब विकर्ण क्या होता है, अगर मैं कोई भी चतुर्भुज बना दूं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दूं, तो इसका विकर्ण क्या होता है, आमने सामने के शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा को ही विकर्ण कहते हैं। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं PQRS, दूसरे क्वाड्रिलेटरल से समझिए, इस वाले समझिए, तो अब यहाँ पर विकर्ण कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर विकर्ण होगा हमारा एक PR और एक होगा हमारा QS। तो आमने सामने के शीर्षों को जोड़ने वाले लाइन को ही विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो ये समझ गया आपने विकर्ण क्या होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक विकर्ण बना ले रहा हूँ। तो दोनों का विकर्ण जो है कहाँ पर काट रहा है, एक दूसरे को पॉइंट E पर कट कर रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसको मैंने बनाया फिगर, और लिखा गया था बिंदु E पर कट कर रहा है, तो बिंदु E यहाँ पर नाम दे दो सर, ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, इसका नाम है पॉइंट E। ठीक है, यदि एंगल DBC 70 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया है एंगल DBC, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, एंगल DBC का मान आपको दे रखा है 70 डिग्री। लिख दीजिए कहाँ पर है सर DBC, तो DBC ये वाला कोण का वैल्यू देखो यहाँ पर दे रखा है 70 डिग्री। तो मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा गया है 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल और कौन सा दिया गया है, एंगल BAC का मान दिया गया 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दो एंगल BAC का भी मान दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एंगल BAC ये वाला कोण जो है ना, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, BAC बस खोज के बना दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है BCD का मान बताइए, तो BCD कहाँ पर है, सर्च करिए। तो BCD देखो, B यहाँ पर है, ये वाला देखिए B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, और D कुछ यहाँ पर है ना। तो BCD ये वाले कोण को हम लोग बोलेंगे, BCD ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए बस इतना ही दिया गया और कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, चलो इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको मैंने मिटाया। ठीक है, चलो 1 सेकंड बस रुकना है आपको। चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं, और 1 सेकंड, चलो इस फिगर पे काम करेंगे। ठीक है, इस फिगर पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पर एंगल C निकलेगा कैसे, एंगल C अगर आप बताओ, एंगल A अगर हम निकाल दें तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल A और C को जोड़कर 180 बोलते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एंगल A अगर निकल जाएगा तो एंगल C भी निकल जाएगा। अब एंगल A तो में एक भाग तो मुझे पता सर ये 30 डिग्री है ना, ये वाला का मान बताइए, ये जो मान आपको दिख रहा है ना यहाँ पर जो मैंने एरो करके बनाया है, एंगल CAD का मान कोई बता सकता है, एंगल CAD का मान,
फिर चित्र को देखिए, आकृति से या चित्र से आप यहाँ पे लिखोगे, चित्र से या आकृति से, फ्रॉम फिगर, हम कह सकते हैं क्या, बस इतना देखो, एंगल सी ए डी, फिगर को भी देखते चलिए, सी ए डी कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला पूरा। और मैं वॉल्यूम नहीं आ रही है, सभी को आ रही है क्या, एक बार मुझे कंफर्म करिए, आ रही है तो वो में एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, है ना, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एंगल सी ए डी जो होगा वो एंगल सी बी डी के बराबर होगा क्या, ये एंगल सी बी डी के बराबर होगा, एंगल लिख दिया सी बी डी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको बताया था कि अगर हम इस तरीके से एक जीवा बना ले तो एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे, इस तरफ जितने भी कोण बनेंगे सभी के मान बराबर होंगे। तो अगर ये हमारा 70 डिग्री है तो ये भी हमारा 70 डिग्री होगा, अगर ये हमारा 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी ए डी और सी बी डी बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही वृत्तखंड के कोण है। यहाँ पर रीजन में आप जरूर लिखना, ये लिखना जरूरी होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो लिखना एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। यहाँ पर मैंने क्या लिख रहा हूँ, एक ही वृत्तखंड के कोण, एंगल एक ही वृत्तखंड के कोण, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब एंगल सी ए डी का मान कितना आ गया यहाँ से, आप बोलोगे सर यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल सी ए डी जो होगा वो सीबीडी के बराबर होगा। और सीबीडी कितना है, सीबीडी फिगर को देखो, डीबीसी बोलो या सीबीडी बोलो, दोनों 70 डिग्री है ना, तो आप बोलोगे सर ये 70 डिग्री के बराबर है, दिया गया था, देखो ये वाला कोण है, ये 70 डिग्री, समझ में आया। तो यानी कि सी ए डी 70 डिग्री आ गया, ये पूरा जो कोण हमारा आया यहाँ पर, इसको समझिएगा, ये वाला कोण आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सी ए डी इतना, तो ये वाला कोण आ गया हमारा 70 डिग्री। अब मुझे बताइए अगर इतना 70 है और ये वाला भाग हमारा 30 डिग्री है, ये पूरा 70 डिग्री यहाँ पर आया, ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये पूरा कोण कितना आ जाएगा, एंगल बी ए डी अगर मैं बोलूँ तो एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर एंगल बी ए डी कितना होगा, ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, मैं समझा दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर फिगर को देखते चलिएगा साथ के साथ, आप बोलोगे सर ये हमारा 70 डिग्री अभी आपने निकाला कि ये 70 डिग्री है, ये आपने बोला सर ये 30 डिग्री है, तो 70 प्लस 30 को जोड़ देंगे, आप बोलोगे सर ये दोनों को जोड़ दीजिए, एंगल नाम भी देखते चलिए, सी ए डी लिख रहा हूँ, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ये वाला 30 डिग्री वाला कोण, तो इसका नाम है एंगल बी ए सी, है ना, एंगल बी ए सी। तो यहाँ पर लिख दो एंगल बी ए सी, इन दोनों को जोड़िए, आपको मिलेगा सर एंगल सी ए डी का मान 70 डिग्री और एंगल बी ए सी का मान 30 डिग्री, फिगर में लिखा गया है, आप बोलोगे सर ये हमारा 100 डिग्री आ गया। अब एंगल बी ए डी आपने निकाल दिया, अब एंगल बी ए डी को देखो, अच्छा एंगल बी ए डी को मैं एंगल ए भी लिख सकता हूँ, पूरा पूरा कोण ए है वो, बी ए डी क्या है, पूरा ये कोण ए है ना, तो कोण ए हमें दिख गया 100 डिग्री, है ना, सीधे मैंने बस सिंपली लिख दिया, लिखने में आसानी पड़ेगा आपको, एंगल ए बराबर 100 डिग्री लिख दिया। अब फिगर को देख के बताइए, इस चित्र को देख के बताइए, क्या ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन में ही दिया गया था कि ए बी सी डी जो चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, या फिर कह सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, एनीवन, ये बता रखा है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने से 180 डिग्री, वेरी गुड। तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समपूरक होते हैं, तो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं सर एंगल ए प्लस एंगल सी, ये वाला कोण को देखो और ये वाला कोण को देखो, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों को जोड़कर 180 डिग्री होंगे। सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज के क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर एंगल ए का मान हमें पता है 100 डिग्री, एंगल सी नहीं पता, तो यहाँ पर एंगल सी को एंगल सी ही लिख दिया, और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से एंगल सी बड़ा आसानी से निकल जाएगा, और यहाँ पर हमने बोल दिया सर एंगल सी का मान जो आएगा 180 डिग्री में से 100 डिग्री घटा देंगे, और आंसर रेडी है आपका, एंगल सी जो है 80 डिग्री है। अब एंगल सी को ही आप क्या लिख सकते हो, एंगल सी का अगर मैं पूरा नाम लिखूं, जैसे आपने एंगल को नेम देने के लिए सीखा होगा, तो एंगल सी को हम लिख सकते हैं ना कि एंगल बी सी ए, है ना, बी सी ए लिख सकते हैं हम लोग, ये पूरा एंगल बी सी ए, है ना। तो आप बोलोगे सर बी सी ए कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया, वही पूछ रहा था क्या, आपसे पूछ रहा था कि एंगल बी सी डी बताइए, सॉरी बी सी डी है ना, बी सी डी का मान बताइए, तो हम एंगल सी को लिख सकते हैं बी सी डी, तो लिख दो यहाँ पर, हाँ बी सी डी, सॉरी बी सी ए गलती से बोल दिया, है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी सी डी, इसका मान आ गया हमारा 80 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर आया। इसमें एक चीज और पूछा जा रहा है, इस फिगर को देखो मैं फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, इस फिगर को मैं फिर से ले रहा हूँ, इसमें कुछ चीजें बस मिटा रहा हूँ। ये हमें पता है कि सर ये जो कोण है हमारा
ये 70 डिग्री आया हुआ है। ये पूरा जो कोण है हमारा वो 80 डिग्री आया हुआ है। इसको मैं कट करके एक जगह पर और बनाता हूँ ताकि आपको फिगर भी साथ के साथ दिखते रहे। और एक सेकंड, चलो फिगर शायद इधर उधर चला गया, एक सेकंड रुकिए। चलो इसको मैं यहीं पे कर दूंगा, ठीक है। चलो इतने पार्ट में देख लेते हैं, यहीं पर सीख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर सीखते हैं। आप यहाँ पर बोलोगे सर हमने क्या किया है, एंगल बी सी डी हमने निकाल दिया है 80 डिग्री, है ना। यहाँ पर आपने निकाला है एंगल बी सी डी, ये पूरा कोण आपने निकाल रखा है कि सर ये हमारा 80 डिग्री है। अब फिगर को देखिए, यहाँ पर ये पूरा अगर 80 डिग्री है, मुझे यहाँ पर एक चीज और क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर बोला गया सर यदि ए बी और बी सी बराबर है, क्वेश्चन को पढ़िए, यदि ए बी और बी सी बराबर है तो आप ई सी डी का मान बताइए। अगर ए बी और बी सी बराबर है, इसका मतलब कौन सा दो भुजा बराबर दे दिया। आप बोलोगे सर ये वाला लाइन, ये सी डी और ये बी सी, अच्छा नहीं, ए बी और बी सी बोला ना, ये वाला ए बी और ये बी सी, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो आपसे पूछा जा रहा है ई सी डी, मतलब ये जो छोटा सा कोण यहाँ पर दिख रहा है ना, बस ये छोटा सा, ये वाला कोण बताइए। ठीक है, कैसे करेंगे वो कोण कैसे निकालेंगे, तो इतना समझो, यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिख रहा है। इस वाले त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि बोला ना अभी ए बी और बी सी बराबर है, तो ए बी और बी सी अगर बराबर है, मुझे बताओ, अगर ए बी और बी सी बराबर है तो हम लिख सकते हैं सर ए बी के सामने जो कोण होगा और बी सी के सामने जो कोण होगा वो भी बराबर होंगे। तो ए बी के सामने कौन सा कोण दिख रहा है, ए बी के सामने मुझे ये वाला कोण दिख रहा है ना, ये छोटा सा कोण जो मैं भी हर कलर का बना रहा हूँ, एंगल बी सी ए नाम देख सकते हैं उसको, एंगल बी सी ए। और बीसी के सामने कौन सा कोण दिख रहा है, बीसी के सामने मुझे ये छोटा सा कोण दिख रहा है, एंगल बी ए सी, है ना। यहाँ पर लिखेंगे सर ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर कोई भी एक कोण का मान पता है क्या, बी ए सी का मान हमें पता है, तो हम कह सकते हैं सर एंगल बी सी ए जो भी होगा ना, एंगल बी सी ए, इसका मान आ जाएगा हमारा 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि बी ए सी 30 डिग्री दे रखा है, बी ए सी देखो 30 डिग्री दिया गया था। यहाँ तक समझ में आया, ये मैंने कैसे किया, ए बी और बी सी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो आमने सामने के कोण भी बराबर हो गए। तो अगर ये वाला दोनों भुजा अगर बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने सामने कोण बराबर होंगे, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने बोला, इस फिगर को देखेगा, बस इस फिगर को देखेगा, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। आपने बोला कि सर ये वाला अभी हमने निकाला सर ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये पूरा कितना था याद करो, ये पूरा 80 डिग्री था। अब इसमें से आधा ये वाला भाग आप बोलो सर 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 50 डिग्री होगा, तभी तो 50 और 30 मिलकर 80 होगा ना। तो सिंपली आप इतना लिख दो, ये सारी चीज आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपने 30 बोल ही दिया, तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके आगे के स्टेप में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप देखो एंगल बी सी डी, है ना, एंगल बी सी डी कितना है, यहाँ पर लिख लो, एंगल बी सी डी जो है ये दो कोनों से मिलकर बना हुआ है। ये कौन से दो कोण से मिलकर बना हुआ है, ये कौन से दो कोण से मिलकर बना हुआ है, आप बोलोगे सर एक बी सी ए और एक ए सी डी, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक आपको बना हुआ है बी सी ए और ए सी डी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो क्या क्या बोला, बी सी ए और ए सी डी, तो यहाँ पर लिख दो बी सी ए और ए सी डी, एंगल बी सी ए और एंगल ए सी डी। अब बी सी डी का मान तो आपको पता सर ये 80 डिग्री है, बीसीए का मान आपने अभी बोला सर यहाँ पर 30 डिग्री हमने निकाल रखा है, तो एंगल ए सी डी आपका निकल जाएगा। एंगल ए सी डी कितना आ जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे सर एंगल ए सी डी कैसे निकलेगा, 80 में से 30 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 50 डिग्री। और एंगल ए सी डी जितना है वही एंगल ई सी डी भी है, देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे, यही 50 डिग्री के बराबर भी है। कैसे, आप फिगर में देख लो, फिगर में आपको दिखेगा सर बी सी डी कौन सा एंगल है, फिगर को देखिए, ए सी डी ये वाला कोण मैंने बोला कि सर ये हमारा 50 है, और ईसीडी भी तो वही कोण है, ईसीडी भी यही कोण है, तो आप बोलो सर ये हमारा 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप बोल रहे हो कि सर ये हमारा आंसर कितना आया, एंगल ईसीडी का मान 50 डिग्री। तो एक आंसर आया हमारा 80 डिग्री, एक आंसर आया 50 डिग्री। समझ में आया, ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया क्या, बताइए। अभी आपको ये पूरा सॉल्यूशन एक पेज पे दिख रहा होगा, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको प्रैक्टिस खुद से करिएगा, बार बार प्रैक्टिस, तभी आपसे एग्जाम में हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने सॉल्व किया है, आपको प्रैक्टिस करना होगा खुद से बार बार, ठीक है। कोई भी डाउट है तो ये बताइए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है।
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें, बताइए, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया, फिर से क्वेश्चन 7 में बोला गया, एक चक्रीय चतुर्भुज की ही बात की जा रही है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं यहां पर, बुक अपने पास रखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के, कुछ इंग्लिश मीडियम के में, तो जो भी मीडियम है मैं समझा तो दोनों लैंग्वेज में रहा हूँ। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार पढ़ा कुछ भी नहीं समझ में आया। तो यहाँ बोला गया चक्रीय चतुर्भुज के जो विकर्ण है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे, उसका विकर्ण बना लेंगे, उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है तो कोई ना उसका जो शीर्ष होगा एक वृत्त पर ही होगा, एक सर्कल पर ही होगा। अब यहाँ पर बोला गया है, मैं एक बार बना ही ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो, एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा हूँ कुछ इस टाइप से, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल, तो मैं एक रेक्टेंगल ही बना रहा हूँ, एक आयत ही बना रहा हूँ। हालांकि हमें बाद में प्रूफ करना होगा कि हमारा रेक्टेंगल है। तो इसका नाम मैंने दे दिया ABCD। तो हमारा ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब बोला गया है कि इसके शीर्षों से जाने वाले जो वृत्त है ना, उसके व्यास है क्या, इसके विकर्ण। तो इसका जो डायगोनल है, इस जो चतुर्भुज है, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण कौन सा है, AC विकर्ण है किसका, मुझे बताओ, AC विकर्ण किसका है, ABCD का। बोला गया कि जो AC विकर्ण है इस सर्किल का व्यास है, ठीक है। तो अगर सर्किल का व्यास है, तो अगर मैं BD को भी ज्वाइन कर दूं, दूसरा विकर्ण बना दूं, तो मुझे बताओगे जो बिंदु O मिलेगा, इसको हम केंद्र कह सकते हैं क्या। दोनों विकर्ण जहां पर मिलेंगे, क्योंकि दोनों व्यास हो गया ना, कहा जा रहा है कि दोनों क्या है, दोनों ही जो विकर्ण व्यास है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि BD, क्वेश्चन में दिया गया है कि BD तथा AC व्यास है। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसका जो विकर्ण है इस सर्कल का व्यास है ना। तो इसको लिख दो ना, व्यास है यानी डायमीटर है। अगर इंग्लिश के हो तो आप लिखना इज डायमीटर, ठीक है। अब जो किसी भी सर्कल में दो डायमीटर जहां पर भी कट करेगा वो सेंटर बन जाता है, वो केंद्र बन जाता है। तो आप बोलोगे सर दो व्यास हमेशा केंद्र पर ही बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर ये हमारा सेंटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर O क्या होगा, वो हमारा इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। O क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। अब O हमारा केंद्र है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये आयत है। आयत प्रूफ करने के लिए आप क्या प्रूफ करोगे, आप अगर इतना प्रूफ कर दो, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें प्रूफ करनी होगी, प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए आयत का, रेक्टेंगल का। तो आप बोलोगे सर अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी चतुर्भुज में अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसके विकर्ण बराबर है, अगर हम विकर्ण को बराबर प्रूफ कर दें तो प्रूफ हो जाएगा क्या कि वो आयत है, नहीं। हमें ये भी दिखाना होगा कि आमने ये जो विकर्ण है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो हमें ये दिखाना होगा कि ये विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और आपस में बराबर है। तो अगर ऐसा कभी आप दिखा दोगे कि विकर्ण बराबर है और समद्विभाजित करते हैं, तो वो आयत हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज हमें दिखाना होगा कि विकर्ण समद्विभाजित हुए करते हैं और बराबर भी है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि सर AC किसके बराबर है, BD के बराबर है, क्योंकि आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर बस सिंपली इतना लिख देना, एक ही वृत्त के व्यास, आप लिखना एक ही वृत्त के व्यास, इंग्लिश में क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया कि इसका डायगोनल जो है बराबर हो गया, विकर्ण बराबर हो गया, तो इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद आप बोल सकते हो सर O क्या है, हमारा केंद्र है, तो हम कह सकते हैं ना OA और OC बराबर होगा, OA और OC बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है ये, अगर O केंद्र है तो त्रिज्या क्या होता है, सेंटर से वृत्त तक का दूरी होता है, ये रेडियस होता है। तो आप बोलोगे सर OA क्या हो जाएगा, OA हमारा त्रिज्या हो जाएगा, है ना। तो आप लिखोगे सर एक ही वृत्त के या वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना। तो आप बोलोगे सर एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सर हमें ये भी दिख रहा है OB जो होगा वो OD के बराबर होगा, क्योंकि OB और OD भी तो त्रिज्या है, OB और OD भी बराबर है, तो आप सेम रीजन लिख दोगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें क्या दिख रहा है, समीकरण 1 में दिखा कि ये जो व्यास है
वे विकर्ण भी है। तो हमें दिख रहा है कि विकर्ण आपस में बराबर है, इस चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है विकर्ण क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर इसमें बांट रहा है, ओ ए ओ सी के बराबर है और ओ बी ओ डी के बराबर है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो हम कह सकते हैं, बस इतना आगे बाद लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, है ना, 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो होगा वो हमारा एक आयत होगा, क्योंकि ये दो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आयत में ही फॉलो होते हैं, है ना। अच्छा बोल सकते हो सर ये तो वर्ग में भी होगा, बिल्कुल वर्ग में भी होगा, लेकिन जितना भी वर्ग होगा ना वो आयत ही होता है। वर्ग क्या होता है, एक स्पेशल तरह का आयत होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो जाती है। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। तो ये जो कंडीशन है आपका कि विकर्ण बराबर और समद्विभाजित, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में होगा और रेक्टेंगल में होगा, वर्ग में होगा और आयत में होगा। तो हम आयत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी वर्ग होंगे वो भी तो एक आयत ही है, तो हम कह सकते हैं सर ये आयत होगा, हमारा यहीं से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बस इतना 3-4 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा इस वाले क्वेश्चन को भी, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लंबा भी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ और भी स्टेप्स करने होंगे, समझिएगा। देखो इसमें क्या क्या चीज आपको करनी है। क्वेश्चन ऐसे आसान है, बहुत ही सिंपल सा ही है। देखो बोला गया यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। मतलब प्रूफ करना है एक ट्रापेजियम का अगर नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा, साइक्लिक होगा। पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले मुझे बताओ समलंब चतुर्भुज सभी को पता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी एक, देखो अगर मैं ऐसे बना दूं, इस वाले में क्या बोलोगे सर, इसमें दोनों ही जो जोड़े हैं, है ना, इसमें आप क्या बोलोगे सर, ये वाला जो है इसके समांतर है, और ये वाला जो है आमने सामने के दोनों ही जोड़े भुजा जो है वो समांतर हो गया, तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम कह देते थे, इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते थे। लेकिन अगर एक जोड़ा भुजा समांतर दिखे, ये दोनों भुजा मुझे समांतर दिख रहा है, ये समांतर दिख रहा है इसके, और ये वाला जो भुजा है इसके समांतर नहीं है, दो भुजा समांतर है, दो भुजा समांतर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग समलंब कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, या फिर इसको ट्रापेजियम कहते हैं। समझ में आया ट्रापेजियम क्या होता है, कि फिगर पता होना चाहिए, ऐसे भी फिगर बनता है कई बार, अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसको भी बोलोगे सर ये वाला जो साइड दिख रहा है ये वाले के पैरेलल है, बाकी दोनों को देखना है नहीं, ये दोनों पैरेलल नहीं भी है तो हम कहेंगे सर ये समलंब चतुर्भुज है, बस एक जोड़ा भुजा आमने सामने के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ लिया कि समलंब होता है क्या, ट्रेपेजियम होता क्या। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर है तो सिद्ध कीजिए वो चक्रीय चतुर्भुज है। चलो एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ट्रेपेजियम बना लेते हैं, और ऐसा ट्रेपेजियम बनाना है कि जिसको जो नॉन पैरेलल साइड है, जो समांतर भुजाएं नहीं है, वो हमें बराबर रखना है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो हमें दिया गया है कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, तो यहाँ पर लिखना गिवन, या फिर दिया है मैं लिख देना कि सर ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, ए डी क्या है, बी सी के बराबर है। साथ ही साथ आप बोलो सर ये समलंब चतुर्भुज है, तो मुझे पता है ये दोनों साइड पैरेलल होगा, मतलब हम ये भी कह सकते हैं सर सी डी जो है या फिर डी सी जो है वो समांतर है हमारा ए बी का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे टू प्रूफ, या सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, यहाँ पर आप लिख दोगे कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी समलंब जो है यह चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, एक रचना करना पड़ता है। रचना में क्या लिखोगे सर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी से ए बी पर एक लंब डाल देंगे, डी से क्या करेंगे ए बी पर एक लंब डाल देंगे कुछ ऐसे, और इसका नाम मान लो मैंने रख दिया डी एम। ठीक है, और सी से भी एक लंब डाल दो ए बी पर कुछ ऐसे, है ना, और इसका भी नाम रख दो आप एन। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर दो कंस्ट्रक्शन किया, आप लिख रहे हो डीएम बनाया सर, डीएम परपेंडिकुलर बनाया ए बी के, डीबी लंब ए बी के, और साथ ही साथ आपने बोला सर सी एन भी बनाया परपेंडिकुलर ए बी के, तो दो परपेंडिकुलर बना दिया, डी से एक लंब डाला और सी से एक लंब डाल दिया, नाम भी रख दिया डीएम और सी एन। ठीक है, अब यहां पर आप दो त्रिभुज को देखिए, है ना,
जो मैं त्रिभुज को दिखा रहा हूँ ना, ये एक त्रिभुज DAM और त्रिभुज CNB है ना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 1 और 2 है ना, इन दोनों त्रिभुज को आपको देखना है। इन दोनों त्रिभुज को ट्राई करते हैं कॉन्ग्रुएंट है क्या, कैसा है ये दोनों त्रिभुज, सर्वांगसम है या नहीं। तो आप यहाँ पर लिखना प्रूफ में या फिर प्रमाण करके लिख देना। यहाँ पर आप लिखोगे सर त्रिभुज, अगर हम लेते हैं एक DAM है ना, DAM और एक त्रिभुज ले लो आप, त्रिभुज CNB, DAN लिया ना, तो CBM ले लो, CBM, DAM और CBM लिया। इन दोनों को अगर आप लोगे तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि एक मुझे दिख रहा है सर एंगल DMA, एंगल DMA बराबर है एंगल CNB के, ये लिख सकते हैं, दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। लंब डाला था ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा, दोनों जगह 90 डिग्री बना ना, तो ये दोनों तो बराबर होंगे। लंब डालने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बन रहा है ना। ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया, दोनों ही लंब है, दोनों 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो ये मिल गया मुझे कि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने यहाँ पर R लिख दिया, बस यहाँ पर अपने समझने के लिए मैंने लिखा कि ये R मिल गया राइट। ठीक है, समकोण मिल गया। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि सर हमें एक चीज और दिया गया था कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, ये मुझे कोई बताएगा। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, इसका कोई स्पेशल नाम है क्या। ठीक है, तो मैंने अभी लिख दिया, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज या कर्ण कहते हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि सर AD जो होगा, AD बराबर है किसके, BC के बराबर है ना, BC के बराबर है। देखो यहाँ पर लिख रखा है AD बराबर BC। ये यहाँ पर क्या लिखोगे, रीजन गिवन, यानी लिख देना दिया है ना, ये दिया गया है ना आपको क्वेश्चन में कि नॉन पैरेलल साइड जो समांतर भुजा नहीं है वो बराबर है, क्वेश्चन में ही बोला गया था। तो आप बोलोगे सर एक चीज ये लिख दिया, तो हाइपोटेन्यूज मुझे बराबर दिख गया, यानी कर्ण बराबर दिख गया। और एक भुजा और देखो DM और CN, ये भी बराबर है क्या, इसके लिए आप क्या रीजन दोगे ना, ऐसे समझिएगा। मैंने कोई दो पैरेलल साइड, दो पैरेलल लाइन बनाया है ना, एक लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन ऐसे बनाया। अब दो लाइन के बीच की जो दूरी होती है ना वो हमेशा बराबर होती है। मान लो ट्रेन की पटरी को इमेजिन कर लो, ट्रेन की पटरी की दूरी क्या होती है, अगर वो दाएं बाएं हिल नहीं रहा है, आज छुट्टी के बाद में आदलिया तो या आपका माइक ऑन है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, अगर एक ट्रेन की पटरी को सोचे तो इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं यहाँ पर लंब डाल दूं इस तरीके से, तो ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो कहीं पर से भी आप मेजर करोगे तो वो बराबर बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस फिगर में इस चीज को अप्लाई कर दें, इसको यूज करें, तो हम लिख सकते हैं सर DM जो होगा, DM ये बराबर किसके होगा, CN के बराबर होगा। ये क्लियर है। यहां पर क्या बोलोगे, रीजन क्या दोगे, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इसको समांतर रेखाओं के लिए ना मैं एक सिंबल यूज कर ले रहा हूं, पैरेलल समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है ये। ठीक है, तो ये दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, और ये क्या दे दिया, हमारा एक साइड दे दिया इस त्रिभुज का। तो आपने सर्वांग समता में कॉन्ग्रुएंसी में एक रूल पढ़ा होगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी RHS क्रिटेरिया, समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध है ना। तो RHS क्रिटेरिया से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आप इन तीनों को देखकर आप बोलना सर एक हमें राइट मिल गया, एक हाइपोटेन्यूज मिल गया और एक साइड मिल गया। तो हम सीधे सीधे बस इतना बोल देना सर त्रिभुज DAM है ना, DAM सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, CBN के सर्वांगसम होगा। रीजन आपको यहाँ बताना बहुत जरूरी है, यहाँ पर बताना होगा RHS प्रतिबंध या फिर क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने इसको प्रूफ क्यों किया सर्वांगसम, हमें तो ये नहीं बोला जा रहा था ना सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा याद रखिएगा इसका स्टेप्स क्या होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज नंबर 1 को त्रिभुज नंबर 2 के सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सर्वांगसम प्रूफ हो गया। अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो हम कह सकते हैं ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं ये वाला जो कोण होगा सर, ऊपर वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, बताइए।
एंगल ऊपर में ये कोण दिख रहा है, इसका नाम मैं मान लो दे रहा हूँ कोण 1, है ना, और इसका नाम मैंने दे दिया कोण 2। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 जो होगा कोण 2 के बराबर होगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं सर कोण ए जो होगा, मैं एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। सीपी सीटी आपने पढ़ा होगा, संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, या कॉम कॉम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, सीपीसीटी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो सर इस वाले त्रिभुज को हम देख के बोल सकते हैं। अच्छा फिगर को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि फिर दिख नहीं रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो इस फिगर को मैं नीचे भी बना ले रहा हूँ। चलो, अब यहाँ से आपको फिगर भी दिखते रहेगा और मैं यहाँ पर सॉल्व करते रहूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आप कह सकते हो सर ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो पहला चीज हम लिख सकते हैं एंगल एडीएम, है ना, एंगल एडीएम को देखिए। अगर इस साइड आप अगर एंगल एडीएम को ले रहे हो, मतलब ये वाले कोण कोण 1 को मैं ले रहा हूँ, तो इधर से आप क्या बोलोगे सर एंगल बीसीएन ले लेंगे, है ना, एडीएम लिया तो एंगल बीसीएन लेना पड़ेगा। और ये क्या रीजन दोगे, सीपीसीटी, है ना, सीपीसीटी से मैंने बोला, सीपीसीटी मतलब संगत भाग है सर्वांगसम त्रिभुज के, ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट से। तो यानी कि एंगल एडीएम को आप बोल दो सर यहाँ पर एंगल एडीएम को एंगल 1 बोल रहे हैं, है ना। चलो एंगल 1 नहीं लिखो, बस क्या करो दोनों तरफ अगर मैं मुझे बताओ अगर मैं x बराबर y लिख रहा हूँ, मैं इधर भी 5 जोड़ दूं, इधर भी 5 जोड़ दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा लिख सकते हैं ना x+5 जो होगा y+5 के बराबर होगा, लिख सकते हैं ऐसा। दोनों ही तरफ सेम चीज ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, तो अगर मैं दोनों तरफ 90 डिग्री जोड़ दूं, अब ये कहां से आया थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि 90 डिग्री जोड़कर क्या फायदा होगा। अगर मैं दोनों तरफ अगर 90 डिग्री को जोड़ दूं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इससे क्या फायदा होगा। एंगल एडीएम में भी मैंने 90 डिग्री जोड़ दिया और एंगल बीसीएन में भी, चलो इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर इक्वल टू लिखा और एंगल बीसीएन में भी आपने 90 डिग्री को जोड़ दिया। अब एंगल एडीएम में अगर हम 90 डिग्री को जोड़ोगे, मतलब एंगल 1 में आप अगर 90 डिग्री को जोड़ोगे, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण बन जाएगा क्या पूरा, ये कोण लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना एंगल एडीसी, इसको लिख सकते हैं क्या, ये दोनों मिलकर, ये दोनों कोण को मिलाकर हम कह सकते हैं एंगल एडीसी बनेगा। समझिएगा, अगर डाउट है तो यहाँ पर देखिए, एडीएम ये वाला कोण है, ये छोटा सा एंगल 1 और 90 डिग्री ये वाला कोण है, तो इसको मिला देंगे तो ये पूरा कोण बन गया, तो एंगल एडीसी बन गया। अब एंगल बीसीएन कौन सा कोण है, एंगल बीसीएन ये एंगल 2 है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, और 90 डिग्री कौन सा, ये वाला 90 डिग्री है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा बन गया हमारा एंगल बीसी डी, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली लिख दो एंगल एडीसी को आप एंगल डी ही लिख दो सिर्फ, है ना, एंगल बीसीडी को आप एंगल सी लिख दो। तो मुझे दिख गया कि सर एंगल डी जो होगा वो एंगल सी के बराबर है, एंगल डी जो है एंगल सी के बराबर है। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा था सर, अगर ये दोनों त्रिभुज को आप फिर से देखो, ये दोनों त्रिभुज ये वाला बोलो, ये त्रिभुज सर्वांगसम है ना, तो ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम थे तो हम लिख सकते हैं सर ये जो एंगल यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको ये वाला लाइन फिर से मैं ले रहा हूँ, एंगल डी, त्रिभुज डी एम जो है ये आपने लिखा था सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी एन के। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं क्या, एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, इसका एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं सर एंगल ए जो है वो एंगल बी के भी बराबर है ना, एंगल बी के बराबर है। तो समीकरण नंबर 2 मैंने इसको लिख दिया, समीकरण 2 लिख दिया। अब डी सी के बराबर आ गया और ए बी के बराबर आ गया, मतलब प्रूफ क्या करना था, साइक्लिक, और हम लोग कर क्या रहे, कुछ और कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको मैं सब सारी समरी बता दूंगा अभी। आप देखो अगर मैं इस पूरे चतुर्भुज को देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, किसी भी चतुर्भुज के अगर मैं चारों कोनों को जोड़ दूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों को जोड़कर कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग तो 360 ही होता है, तो आप बोलोगे किसी भी चतुर्भुज में चारों कोनों को जोड़ेंगे तो 360 मिलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल दो सर एंगल ए और एंगल बी तो बराबर है, तो एंगल ए को तो एंगल ए लिख दो, एंगल बी को भी आप एंगल ए ही लिख दो, ठीक है, दोनों को मैंने एंगल ए लिख दिया। अब एंगल सी को तो आपने एंगल सी ही लिखा, एंगल सी लिखा, और एंगल डी को भी आपने क्या किया सर, एंगल डी को भी मैं एंगल सी ही लिख सकता हूँ ना, तो इसको भी एंगल सी लिख दो, तो यहाँ पर आ गया 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आपका, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा सर एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल है, और एंगल सी प्लस एंगल सी 2 एंगल सी, और ये आ गया 360 डिग्री के बराबर।
यानी कि अब दिख रहा है 2 अगर मैं बाहर ले लूं तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 360 डिग्री। यानी मुझे बताओगे एंगल ए और एंगल सी को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है बताओ। एंगल ए और सी को जब जोड़ दें तो हमें दिख रहा है 180 डिग्री मिल रहा है। तो ये क्या दिखा रहे हैं कि सर एंगल ए और सी को जोड़ने पर 180 मिल गया, और एंगल ए और सी को फिगर में देखिए तो कहां पर दिख रहा है, देखो एंगल ए ये वाला कोण है, एंगल ए देखो ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, और एंगल सी ये वाला कोण है। तो आमने सामने के कोण दिख रहे हैं ना ये, और आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको चक्रीय चतुर्भुज कह देंगे। तो हम कह सकते हैं सर सम्मुख कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो यहीं पर आप लिख देना बस लास्ट लाइन, हेंस एबीसीडी जो है, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या फिर बोल देना सर चक्रीय चतुर्भुज है। यही प्रूफ करता है। समझ में आया कि हमने कैसे प्रूफ किया, समझ में आया नहीं आया? एक बार मैं बता रहा हूँ कि इसके स्टेप्स कैसे करेंगे, समझिएगा। मैंने क्या किया, हमारे पास एक, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स क्या करेंगे, आपको समझना है कि स्टेप्स कैसे करते हैं। एग्जाम में आएगा तो क्या क्या चीज सोचना है आपको, ध्यान से देखना। मुझे पता था सर कि ये वाला इसके बराबर है, मैंने यहां से लंब डाला, यहां से मैंने एक लंब डाला, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, यहां पर नाम दिया एम एन। आपने प्रूफ किया कि ये वाला जो ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्वांग सम है। आरएचएस प्रतिबंध लगाओगे प्रूफ हो जाएगा। जब प्रूफ कर दिए तो आपको दिखेगा सर ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है, साथ ही साथ मुझे दिखा सर ये जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। मतलब आपको लिख देना कि सर एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर है सीपीसीटी से, और ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। अब यहाँ पर आप दोनों में 90 डिग्री ऐड कर दोगे तो मुझे यहाँ से मिल जाता है सर एंगल डी जो है वो एंगल सी के बराबर है। बस अगर इतना सोच लोगे तो इसके आगे क्या करोगे, अब चारों कोणों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करोगे कोण लगाकर तो ये 360 आ जाएगा। ए प्लस बी को आप बोलोगे सर इसको ए प्लस से लिख देंगे और इसको सी प्लस सी लिख देंगे, बी को भी आप ए लिख दो, सी को डी को आप सी लिख दो, है ना। तो आपको मिलेगा 2a प्लस 2c बराबर 360, यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस सी बराबर 180। ठीक है, बस ये स्टेप इतना आप अगर सोच लोगे तो सारे क्वेश्चन ये वाले हो जाएंगे। समझ में आया? पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, उसके बाद सारी चीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन आप यहाँ से दिख सकते हो पूरा सॉल्यूशन, है ना। पहले तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, इस भाग की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। उसके बाद बाकी के पार्ट यहाँ पर आ जाएंगे आपके। ठीक है, बस इतना से प्रूफ हो गया। 5 4 3 2 1। तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपने किया है या नहीं किया है, ये क्वेश्चन काफी इजी सा क्वेश्चन है। भले इस क्वेश्चन को जब पढ़ते हो ना आप लोग, इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लगता है ना। डायग्राम बेस का देखोगे तो काफी कठिन सा लगता है। इसको समझाता हूँ ना क्या बोला गया है। ऐसे डायग्राम जब भी आएगा ये क्वेश्चन तो आपको ये लिख के दिया जाएगा, डायग्राम बना के दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप बोलोगे सर एक सर्किल बनाया एक और सर्किल बनाया, एक बड़ा एक छोटा। अब ये दोनों जो यहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को, इसका नाम दे दिया कि सर ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। दो पॉइंट बना दिया बी और सी। ठीक है, अब बोला गया बी से जाने वाले दो रेखाखंड, मतलब बी जो पॉइंट आपने बनाया ना यहाँ पर ऊपर में, अब बी से दो रेखाखंड जा रहा है, दो लाइन जा रहा है। एक लाइन कैसा है, आप बोलोगे सर एक लाइन तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया, दो लाइन बनाया। अब इन दोनों का नाम दे दो, आपको नाम भी दिया गया है यहाँ पर। बोला सर एक ए बी डी है, देखो बोला ना एक ए बी डी है, और बोला एक पी बी क्यू है। तो आप बोलोगे सर एक पी बी क्यू है। इतना तक समझ में आया? उसके बाद बोला गया ए डी और पी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए। ठीक है, उसके बाद बोला गया सिद्ध कीजिए एंगल ए सी पी जो है क्यू सी डी के बराबर होगा। अब एंगल ए सी डी कहां पर होगा, तो एंगल ए सी डी मिलाइए, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। तो ए सी डी के लिए मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ए सी पी ना, ए सी पी ये वाला कोण है, ए सी पी ये वाला कोण है, ए सी पी। और क्यू सी डी कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है। तो मुझे दिखाना ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, मतलब मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ, इस फिगर को देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, और इस फिगर में देखिए आपको बस प्रूफ ये करना है कि ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो मैं अभी रेड कलर का बना रहा हूँ, ये छोटा सा कोण इस वाले कोण के बराबर है। इन दोनों कोण को हमें बराबर करना है।
ठीक है। तो आप बस यहाँ पर लिख देना, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सॉरी, सिद्ध करना है। आप लिख देना यहाँ पर एंगल ए सी पी, है ना, ए सी पी बराबर एंगल क्यू सी डी, है ना, क्यू सी डी। ठीक है, यही प्रूफ करना ना हमें, ये तो फिगर में देख लीजिए क्वेश्चन में, ए सी पी और क्यू सी डी बराबर है, हाँ यही प्रूफ करना था। चलो, अब इसको क्या करोगे, इसको प्रूफ करने के लिए सिंपली समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, बस दो तीन कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पर। आप सभी का ना इतना नाम ना लिखना पड़े, नाम में हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए सभी कोनों के नाम दे दो। आप बोलो सर इसको मैंने मान लिया एंगल नंबर 1, ठीक है, इसको नाम दे दो कोण नंबर 2, इसका मैंने नाम दे दिया कोण नंबर 3, और इसका मैंने नाम दे दिया कोण नंबर 4। ठीक है, चारों के नाम दे दिए 1 2 3 4। इससे काफी फायदा होगा, बहुत ज्यादा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, काफी जल्दी से हम लोग आंसर कर पाएंगे। देखो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा। आप क्या करो, बस इस वाले सर्किल को देखिए जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, छोटे वाले सर्किल को मत देखो, बस बड़े वाले सर्किल को देखिए। ठीक है, इस वाले सर्किल को देखिए। ठीक है, इस सर्किल को देखा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको मिला दूं तो आपको बेटर दिख जाएगा, इसको मिलाने की ऐसे कोई जरूरत है नहीं, जरूरत नहीं कि आप इसको मिला के ही चेक करो। तो आपको कह सकते हो ऐसा मिलाने से क्या फायदा होता है, आपको एक वृत्तखंड दिख जाता है ना, एक सेगमेंट दिख जाता है। तो आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है, सर ये वाला है ना, इसको समझिएगा, एंगल पी सी ए और एंगल पी बी ए, ये दोनों क्या है, एक ही वृत्तखंड बने कौन है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, एक हमारा ए बी ऐसे बन रहा है, पी बी ए बन रहा है, और पी सी डी कुछ ऐसा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, दोनों ही पॉइंट सेम ही सर्कल पर है, तो एक ही तरफ वृत्तखंड में, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सर एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। तो आपको बस खोजना होता है कि कहाँ पर क्या चीज लिखी गई है ना। ये सारी चीजें मिट गई तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एंगल 2 है, यहाँ पर हमारा एंगल 1 था और 4 था। तो आप यहाँ पर चित्र से लिख सकते हो सर एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। रीजन में क्या लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखना, बार बार एक ही रीजन लेना है आपको, एक ही वृत्तखंड के कोण, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एक ही वृत्तखंड के कोण, ये लिखना जरूरी है आपको। ठीक है, उसके बाद देखना, अब यहाँ पर आप फिगर को फिर से देखिए, मुझे बताओ, एक मैं क्वेश्चन आपसे अगर पूछूं कि दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है ना, अब ये वाला कोण अगर मैं कह रहा हूँ 40 डिग्री है, तो ये वाला कोण आप लोग बता सकते हो क्या, नीचे वाले एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का वैल्यू बता सकते हो, तो ही ना करिए 40 डिग्री, बाकी सभी बच्चे बताओ 40 ही होगा क्या। देखो ये 40 ही होगा, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसका कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, कोई भी लाइन अगर एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को अगर काटेगा, तो यहाँ पर 4 कोण बनते हैं, तो इसमें जो आमने सामने के कोण दिखते हैं ना, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये भी हमारा वाई होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये हमारा 80 डिग्री है, तो आप बोलोगे सर ये भी हमारा 80 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने मिटाया, और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कहाँ पर सोल्व कर रहे थे। तो आप यहाँ पर लिख देना अब कि सर हमें यहाँ से दिख रहा है कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि देखो आपको बोला गया था कि एबीडी सॉरी एबीडी, ये लाइन को देखो, एबीडी और पीबीक्यू दो लाइन है ना, एक दूसरे को काट रहा है, तो आपको दिख रहा है सर इस साइड जो कोण बन रहा है, ये कोण 2 और ये कोण 3 आपस में बराबर होंगे, तो कोण 2 और 3 भी बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दो सर इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने मान लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना था और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। यहाँ पर रीजन में आप क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो बस लिख देना VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आप लिख देना शीर्षाभिमुख एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इसके बाद हम कह सकते हैं सर अब क्या करते हैं, ये सारी चीजों को मिटाइए, है ना, ये सारी चीजों को मिटाइए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोण 1, यहाँ पर 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। अब बस इस वाले सर्किल को देखो, आप इस छोटे सर्किल को देखो। ठीक है, अब मैं बड़े सर्किल को नहीं देखना, अब मैं इस छोटे सर्किल को देख रहा हूँ। इस छोटे सर्किल में
अगर मैं इस पॉइंट को अगर मिला दूं, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप मिला के ही चेक करो, तो मुझे दिख रहा है सर एक ये वाला कोण दिख रहा है, एक ये वाला कोण दिख रहा है, कोण 3, है ना। एक मुझे दिख रहा है कोण 3 और एक दिख रहा है कोण 4, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है। देखो मैं समझा दे रहा हूँ इसको। आप बोलोगे सर अगर ऐसा छोटा वाला है ये, यहाँ पर डी है, यहाँ पर क्यू है ना, ये डी है ये क्यू है, तो एक बन रहा है हमारा कुछ ऐसे कोण 3 और एक बन रहा है कुछ ऐसे कोण 4, तो ये कोण 3 और 4 भी तो बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड में कोण बन रहा है इधर के, है ना। तो बस आपको फिगर को कॉम्प्लेक्स किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो आप यहाँ से बोल सकते हो सर हमें ये भी दिख रहा है सर एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 3 बोल देना और रीजन लिख देना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। एक ही वृत्तखंड के कोण है, ये एक ही वृत्तखंड के कोण है। अब इसको समीकरण 3 कह दिया। अब समीकरण 1, 2 और 3 को अगर मैं साथ में देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है। समीकरण 1, 2, 3 को मैंने देखा, पहले एक को देखा, तो एक को देखा तो मुझे दिख रहा है सर एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। समीकरण 2 में मुझे दिख रहा है एंगल 2 तो एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 तो एंगल 3 के बराबर है। और यहाँ पर दिख रहा है एंगल 3 तो एंगल 4 के बराबर है, तो यहाँ पर लिख दिया एंगल 4 के बराबर। अब ये चारों ही बराबर है तो हम लिख सकते हैं ना सर एंगल 1 जो होगा वो ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा, तो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 का क्या नाम है, एंगल 1 का नाम लिख दो, यहाँ पर फिगर देखिए, फिगर में ये सारी चीजों को देखिए। एक कहाँ पर था हमारा, एक ये वाला कोण था, 2 यहाँ पर था, 3 ये वाला था और 4 ये वाला था। तो एसीपी लिख सकते हैं एंगल 1 को, ये हमारा एसीपी है ना, फिगर में देखिए ए यहाँ पर था, सीपी, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा इधर कर दूँ, तो आपको दिख रहा है सर ये हमारा एसीपी है। और एंगल 4 का क्या नाम है, एंगल 4 देखो ये वाला कोण है, तो इसको लिख सकते हो क्यूसीडी, तो आप लिख दो एंगल क्यूसीडी। प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। कितना स्टेप लगा, कुछ ही स्टेप में आपके पूरे सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो काफी आसान सा ये क्वेश्चन, समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। तो इसमें एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें किया क्या, एक बार फिर से मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि इसमें हम लोग ने क्या किया, कैसे सोचोगे आपके अगर एग्जाम में आता है तो, है ना। तो मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ, अभी पूरा अच्छे तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मिटा दिया। आप सिंपली ऐसा सोच लोगे एग्जाम में कि सर अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1, इसको नंबरिंग कर दिया 2, इसको नंबरिंग कर दिया 3 और इसको 4, तो मुझे दिख गया सर कोण 1 जो है, ये वाला जो कोण है ये कोण 2 के बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है। कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो 1 और 4 बराबर हो गया। बस इतना सोचना था, ठीक है। तो फिगर बस कॉम्प्लेक्स है बहुत आसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला गया इसमें, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। मतलब अगर एक चतुर्भुज बनाते हैं, एक हमारा अगर मैं सर्किल बना दूं और इसमें अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाना चाहूँ, है ना, इस सर्किल के अंदर मैं अगर समांतर चतुर्भुज बनाना चाहूँ तो हमेशा वो आयत ही होगा। देखो आप इस टाइप से अगर कोई फिगर बनाना चाहो ना, ये सर्किल के अंदर कैसे जाएगा। आप बोलोगे सर अगर मैंने ऐसे बना लिया, अब इसको अगर ऐसे ले जाओगे तो ये तो सर्किल पर नहीं जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। तो अगर हमें इसमें चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, अगर कोई समांतर चतुर्भुज बनाना है तो वो आयत ही बनाना पड़ेगा, है ना, वो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि हमारा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखनी होगी ये समझिए आप, यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना होगा। ABCD नाम दे दिया, आप यहाँ पर दोगे, लिखोगे यहाँ पर दिया गया है या दिया है में क्या लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, ABCD क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज है या फिर समांतर चक्रीय चतुर्भुज है। क्या लिखा गया, चक्रीय समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज भी है, चक्रीय चतुर्भुज भी। तो ABCD को मैं लिख दे रहा हूँ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे देख के बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है या फिर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसमें क्या क्या चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला चीज तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं सर एंगल A जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। ऐसा क्यों, समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण बराबर होते हैं। कोई भी समांतर चतुर्भुज बनाओगे तो उसका प्रॉपर्टी होता है आमने सामने के कोण ये बराबर होते हैं, ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। तो प्रॉपर्टी है, समांतर चतुर्भुज का गुण होता है किसी भी समांतर चतुर्भुज में,
आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। हाँ, AC बराबर BD, AC बराबर BD आप प्रूफ कर सकते हैं AC बराबर BD, लेकिन AC बराबर BD प्रूफ करने से बेटर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल A 90 डिग्री है तो काम हो जाएगा। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल A 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, अगर ये 90 डिग्री दिखा दें तो काम हो जाएगा कि हमारा रेक्टेंगल है ना। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों ही कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर हमें दिख रहा है एंगल A और एंगल C तो बराबर है। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी समांतर चतुर्भुज में कोई भी समांतर चतुर्भुज ऐसे ही बना लोगे तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे एंगल A बराबर एंगल C है, क्योंकि रीजन में लिखना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा, पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण है, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। साथ ही साथ हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर एंगल B जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा, सेम रीजन दोगे, पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण है, ठीक है। अब लिखना आप यहाँ पर नाउ हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना सर एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है ना। यहाँ पर लिख दो ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो एंगल A और एंगल C को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एंगल A और एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। अब एंगल A और एंगल C दोनों बराबर है, देखो यहाँ पर इस वाले समीकरण में एंगल A और एंगल C बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ना एंगल A प्लस एंगल C को भी एंगल A ही लिख दो, तो एंगल A प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री। तो यानी कि मुझे क्या दिख रहा है, 2 एंगल A बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल A का मान कितना दिख गया, एंगल A का मान 90 डिग्री आ गया। अब एंगल A अगर 90 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं सर एंगल C भी 90 डिग्री रहा होगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री आपको दिख गया तो यहाँ भी 90 डिग्री हो गया। तो आप यहीं से भी लिख सकते हो कि आयत है, क्योंकि अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज में, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक जगह पर भी 90 डिग्री आपने दिखा दिया तो वो आयत हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हो और भी लिखना तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, है ना। बिल्कुल हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सर मुझे ये भी पता है कि एंगल B प्लस D, है ना, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल D इनको भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ये भी आमने चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के कोण है इसलिए 180 हो रहा है, इनका योग 180 हो जा रहा है। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है इसलिए दोनों बराबर भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिखाया है B प्लस D बराबर बराबर है। तो आप बोलोगे सर इसको लिख दिया एंगल B प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, यानी 2 एंगल B बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल B कितना आ जाएगा, एंगल B बराबर 90 डिग्री आएगा। और एंगल B अगर 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं एंगल D भी दोनों ही 90 डिग्री आ जाएंगे, आमने सामने के बराबर हो गए। तो मुझे क्या दिख रहा है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D सभी बराबर है, सभी 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो ABCD क्या हो जाएगा, ABCD एक आयत हो जाएगा। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों ही कोण 90 डिग्री हो गए वो एक आयत होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। तो स्टेप्स याद रखिएगा, पहले क्या किया हम लोगों ने, दिखाया कि आमने सामने के कोण बराबर, फिर आमने सामने के कोणों का योग 180, तो दोनों ही 90-90 आ गया। देखो आप अगर यहीं पर भी कह दोगे ना कि एक भी कोण, ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज में एक कोण भी 90 डिग्री आ गया तो वो आयत ही होगा। तो यहाँ से भी आप सीधे बोल सकते हो एंगल A 90 डिग्री आ गया तो लिख देना ABCD एक आयत हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले